वबरकातुहू। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमारी बात चल रही थी पेपर 2 यानी अरबिक के ताल्लुक़ से। हमारे लेसन्स भी आए, PYQs भी आए और इसी तरीके से MCQs यानी मल्टीपल चॉइस एक्सपेक्टेड MCQs भी आए। लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ये काफ़ी इसरार हो रहा था कि पेपर 1 के ताल्लुक़ से भी कुछ इस तरह की वीडियो लाई जाएँ। तो इंशाल्लाह आज हमारा इरादा है कि आज से या 1 जनवरी से हम लेसन्स भी लाएंगे पेपर 1 पे, इसी तरीके से PYQs भी लाएंगे और इसी तरीके से MCQs यानी तीनों तरह के लेसन लाएंगे। तो आज जो हमारा तमहीदी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन कलमात हैं, वो हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर 1 में है क्या, पेपर 1 के सिलेबस में क्या है, ठीक है, ताकि इससे हमें समझ में आ सके कि किस तरीके से तैयारी करना है और इसी तरीके से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरे 10 यूनिट जो 10 यूनिट है हमारे पेपर 1 में, ठीक है, उसके ताल्लुक़ गुफ्तगू करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसमें लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू, इसका नाम क्या है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, ये यानी रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। इसी तरीके से मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो सारे यूनिट हैं, ठीक है, वो सारे यूनिट इसमें क्यों रखे गए हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों रखा गया है, क्यों टीचिंग, क्यों, क्योंकि टीच हमें करना है, ठीक है, PhD के बाद। या रिसर्च क्यों रखा गया है, क्योंकि रिसर्च करना है। इसमें रिसर्च का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से टीच हम कर सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी ही बनती है कि हम जानें, ठीक है। ये सिर्फ नहीं कि हमें बोझ डाल दिया है NTA ने, UGC ने, नहीं, हमें तो शौक़ के साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें टीचर बनना है किस तरीके से, ठीक है। फिर अगला यूनिट आएगा तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इसको क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर लिखा द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। रिसर्च कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, हमें ये जानना है एक कैंडिडेट के ताल्लुक़ से, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा है, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट में अरबिक है, चाहे उसका उर्दू है, चाहे कॉमर्स है उसका, चाहे इंग्लिश है, लेकिन क्या उसको टीचिंग करने का या टीचिंग के लिए जो करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं क्या उसके अंदर हैं। अगली बात, द टेस्ट एम्स एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल, ठीक है, वही बात, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द एंड exhibit the cognitive abilities which include comprehension, ठीक है, एनालिसिस, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning। ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है जो इसके लिए अपियर हो रहा है उसके अंदर वो वाली सलाहियतें हों जिससे वो चीज़ों को समझ सके, जिसमें से जैसे कंप्रहेंशन है, एनालिसिस है, चीज़ों को एनालिसिस करना और चीज़ों का इवेल्यूएट करना, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, किस तरीके के आर्गूमेंट और मबाहिस होते हैं, ठीक है, उनको समझ सके। इसी तरह डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग इससे हमें इल्म हासिल होता है, नॉलेज हासिल होती है। नॉलेज के 2 तरीके होते हैं, डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, किसी चीज़ को खुद मालूम करना है रिसर्च में, या अगर टीच कर रहे हैं तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, कि एक तरीका डिडक्टिव का होता है, एक तरह इंडक्टिव का होता है, तो उसी तरीके का हम मेथड बच्चों के सामने यूज़ करें। The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning process in higher education, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन, चूँकि हम कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं ना, तो हमें हायर एजुकेशन का जो इंडिया में सिस्टम है वो पता चले। फर्दर दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इतने बड़े यानी हिंदुस्तान के या मुल्क के या वतन के एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज होने जा रहे हैं जो कि एक टीचर का है और बड़े टीचिंग का बड़ा लेवल है, तो हमें पीपल, इन्वायरमेंट यानी माहौलियात में क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल माहौलियात को समझना हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है और उसके मुताबिक अमल करना ज़िम्मेदारी है। तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट को भी रखा गया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ठीक है। ये तो वाज़ेह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काम करने की एबिलिटी टू डू एनीथिंग, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिलेबस को समझते हैं क्यों रखा गया, क्योंकि हमें टीचिंग करना है। ये वाज़ेह है बिल्कुल, ये यूनिट क्यों है, क्योंकि हमें टीचिंग करना है। टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के बाद हमें समझना है कंसेप्ट, टीचिंग कहते किसे हैं, ठीक है, मतलब एक पढ़ी लिखी ज़ुबान में टीचिंग के माने क्या होते हैं, ठीक है, लर्निंग के फ़र्क क्या होता है। इसी तरीके से टीचिंग से सिमिलर जो चीज़ें हैं, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन है और भी माइक्रो टीचिंग है। सर समझ रहे हैं ये इनमें फ़र्क क्या है। तो टीचिंग का असल माना क्या है ये समझना है हमें यहाँ पे।
ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के मकासद क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ के रिजल्ट अलग होते हैं, ठीक है। रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है हर किसी चीज़ में। इसी तरीके से लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, जिसमें मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें सवाल आता है, आपको इसके समझना होगा कि मेमोरी का लेवल क्या है, किसने दिया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से बच्चे आते हैं, कौन से लेवल के बच्चे आते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में कौन से बच्चे आते हैं, किसने दिया है ये कंसेप्ट, रिफ्लेक्टिव लेवल का कंसेप्ट किसने दिया है, किस तरह के बच्चे आते हैं, उनकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं, ठीक है, उनको समझना है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी इसी को बता रहे हैं कि मेमोरी लेवल पे हमें पढ़ाना हो तो क्या क्या खुसूसियात होना चाहिए। मेमोरी लेवल पे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मकतब में हैं, प्राइमरी में हैं, ठीक है, तो उनको समझाने में हम अगर टीचिंग वहाँ कर रहे हैं तो किस तरीके का हमें नॉलेज होना चाहिए उनके साथ, किस तरीके का मटेरियल उन्हें देना चाहिए, ठीक है। और जो मेमोरी लेवल पे जो बच्चे आते हैं उनको समझकर किस तरीके से हमें टीच करना चाहिए, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसी तरीके से हर लेवल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेमोरी लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत क्या है। फिर अगली बात आती है, ये तो हमने टीचिंग को समझ लिया। फिर उसके बाद जब हम टीच कर रहे हैं तो बगैर लर्नर को, जो हमारा सीखने वाला है, मुतअल्लिम है, उसको सीखे बगैर हम कहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानना है कि जो सीखने वाला है उसकी खुसूसियात क्या हैं। चुनांचे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट, जो नौबालिग हैं, जो अभी किशोर अवस्था में है, उससे पहले की भी अवस्था में हैं, नौबालिग हैं, ठीक है, नाबालिग हैं या बालिग हैं, या नौजवान हैं, या जवान हैं, या छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, इनकी सबकी खुसूसियात क्या हैं, ठीक है। एक बच्चा होता है, उसकी अलग खुसूसियात होती है। फिर उसके बाद अगर कोई 12 टीनेजर वाली एज में है, 10 से पहले की अलग खुसूसियात होंगी, टीनेजर वाली अलग खुसूसियात होंगी। फिर टीन के बाद 19 से निकल के 19 के ऊपर वाले की, जो जिसको हम नौजवान या बालिग या एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट लर्नर्स हैं, उनकी खुसूसियात अलग होंगी। उनको समझकर हम किस तरीके का टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे वो हमें समझना होगा। लेकिन सवाल हमारा कैसा पूछा जाएगा, सवाल हो सकता है हमारा ये भी आ जाए कि हमारा अडल्ट लर्नर्स की खुसूसियात क्या हैं, या जो नौजवान हैं, यानी जो अभी जवान से थोड़े पहले से एडोलसेंट हैं, उनकी क्या खुसूसियात हैं, ताकि हम उनको उनके लेवल पे समझ के उनको पढ़ा सकें। एकेडमिक उनका क्या है, मतलब अभी कितना पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें पता है कि सामने वाले को इतना पता है, तभी तो उसके आगे हम जाएंगे। उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, इमोशनल कैसे हैं, कॉग्निटिव क्या है, मतलब उनकी समझ कितनी है, अभी तक उनकी कहाँ तक वो पहुँचे। जैसे हज़रत अली ने कहा ना कि लोगों से बात करो उनकी उकूल के हिसाब से, उनकी जितनी दिमाग अभी है, ठीक है। एक छोटे बच्चे से आप अलग लेवल की बात करेंगे, 12-15 साल का होगा उससे अलग लेवल की बात करेंगे, और उसका बैकग्राउंड भी मैटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर ये भी समझना है कि सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इमोशनल भी, सोशल भी, एकेडमिक भी, कॉग्निटिव भी। कोई ज़्यादा समझता है, कोई कम समझता है, ठीक है, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, ठीक, कोई ज़्यादा, उम्र तो कम है, एकेडमिक उम्र तो कम है लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ लिया है। इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ठीक है, वो फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं, लर्नर से कौन से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। टीचर से रिलेटेड फैक्टर, जैसे टीचर गुस्सा वाला है, या बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ कम है, वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, या उसी तरीके से वो अपना जो सोशल बैकग्राउंड है, घर की बातों को यहाँ पर ले आता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। इसी तरह लर्नर जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम है, यानी समझ कम पाता है, तो अफेक्ट करेगा ना टीचिंग को, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल कौन कौन से, सपोर्ट मटेरियल का मतलब ये है कि हम कौन कौन से मटेरियल हर एतबार से, चाहे बुक्स हों, चाहे नोट्स हों, इसी तरीके से हम क्लास में जो सारी चीज़ें पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सी, जिससे टीचिंग इफेक्ट हो सकती है। मैप्स वगैरह लगा दिए, उससे कितना टीचिंग पे फ़र्क पड़ेगा। इमेजेस वगैरह क्लासरूम में लगा दी, उससे टीचिंग में कितना फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, आज के दौर में हम कौन कौन सी टीचिंग के लिए जो नई ICT है, ठीक है, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ को हम मुहैया कर सकते हैं। एक ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब माहौल कैसा है, ठीक है। माहौल अगर डरावना होगा, ठीक है, अगर खौफज़दा हैं तो टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर माहौल मोटिवेटेड है, वहाँ मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, तो अलग टीचिंग पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में जो
टीचिंग के मेथड यूज़ होते हैं, जैसे टीचर सेंट्रेड होता है, इसी तरीके से लर्नर सेंट्रेड होता है। तो टीचर सेंट्रेड कहाँ होता है, ये होता है मेमोरी लेवल पे, ठीक है। मतलब जहाँ टीचर डोमिनेट करता है, टीचर की चलती है। मकतब में किसकी चलती है, टीचर की। जहाँ बच्चे कुछ बहस नहीं कर सकते टीचर से, जो टीचर को पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, जिस तरीके से पढ़ाना है उतना पढ़ाएगा, ठीक है। तो टीचर डोमिनेट करता है, उसको बोलते हैं टीचर सेंट्रेड, यानी टीचर पे तवज्जो मरकूज है। इसी तरीके से लर्नर सेंट्रेड, तो लर्नर सेंट्रेड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में, जो हम PhD के बच्चे होते हैं या जो बड़े बच्चे होते हैं। लेकिन जहाँ एक तरह से दोनों का हमें संगम मिलता है, टीचर सेंट्रेड और लर्नर सेंट्रेड का, वो कहाँ मिलता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है। जैसे हम कहें कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं MA लेवल पे या B लेवल पे, तो वहाँ टीचर भी डोमिनेट करता है, इसी तरीके से कुछ हम भी डोमिनेट करते हैं। कभी कभी हम वही पढ़ते हैं जो टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम दखल अंदाजी भी करते हैं, नहीं हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरा पढ़ना चाहते हैं। कभी हमारी बात भी मान ली जाती है, ठीक है। तो ये मतलब है टीचर सेंट्रेड का, लर्नर सेंट्रेड का। टीचर सेंट्रेड मतलब कि टीचर ही सब कुछ फैसल हो, हाकिम हो, सब कुछ मतलब वही करता है। लर्नर सेंट्रेड का मतलब कि लर्नर ही अपने आप से सीखे, अपने आप से ही सब कुछ करे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना है। बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग मतलब हम जब लर्नर हैं तो टीचिंग का माहौल तो देख ही रहे हैं, तो उससे हम अपनी चीज़ों को, इन्वायरमेंट को हमारे अपने पास कैसे देखते हैं, उनको रिलेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ठीक है। यानी अपने आसपास की चीज़ों से। इसी तरीके से ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन का मतलब सामने, ऑनलाइन का मतलब जो आजकल हम ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन का मतलब कोरोना से पहले, ऑनलाइन का मतलब कोरोना के बाद, ठीक है। इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन के क्या मेथड्स हो सकते हैं, इसी तरह ऑफलाइन के क्या मेथड्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जो स्वयं वगैरह, स्वयं प्रभा, मूक्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। स्वयं वगैरह जो सरकार के नई इनिशिएटिव हैं, इनको बहुत अहमियत के साथ आप देखें, तीनों को, स्वयं को भी, स्वयं प्रभा को भी, मूक्स को भी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है इनके, जब ज़्यादा मालूमात नहीं है, ठीक है। आप इनके बारे में मालूमात हासिल करें। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड की टीचिंग जो है उसको किस किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है। कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं, रिवायती तरीके जो हम पहले से यूज़ करते जा रहे हैं, कुछ मॉडर्न हैं और कुछ ICT बेस्ड हैं, यानी जो नए हैं, किस किस तरीके से हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में। फिर आगे बात आती है एवेल्यूशन सिस्टम्स। एवेल्यूशन सिस्टम ये काफ़ी अहम है, ठीक है। एवेल्यूशन सिस्टम की किस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ये किस किस तरीके से एक लर्नर जो सीख रहा है कैसे पता लगाया जाएगा वो कितना सीखा है। उनके अलग अलग लेवल हैं, ठीक है। एक एवेल्यूशन सिस्टम होता है कि हम एंट्रेंस में दाखिला लेते हैं, उसका क्या नाम है। इसी तरीके से हमारे इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसका क्या नाम है, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारा सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होता है, या फाइनल या बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनका क्या नाम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें समझना है। एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से उनसर पाए जाते हैं कौन से वाले में, ठीक है। अगर दाखिले वाला इम्तिहान है तो उसमें कौन से उनसर पाए जाते हैं, अगर इंटरनल एग्ज़ाम है तो उसमें कौन से उनसर पाए जाते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम है, उसमें क्या उनसर पाए जाते हैं। इसी तरीके से एवेल्यूशन कितने तरीके का होता है। इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, ये नया आया है, इसको आप खास कर देखें, शायद इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। ये तो इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आजकल जो CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम CBT काफ़ी अहम है, इसमें भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब जब यूज़ हो रहा है आज के दौर में। इसी तरीके से इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स, इसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है, कि आप किस किस तरीके से नए अंदाज में पहले फिर अगला यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च क्यों, हम रिसर्च ही करेंगे, या तो टीचिंग, दोनों ही फील्ड में जाएंगे ना। रिसर्च तो हमारी थेसिस करेंगे ही, फिर आगे अगर और रिसर्च के मैदान में जाएँ तो रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च का माना क्या है, रिसर्च कहते किसको हैं, रिसर्च, और वो उस तरह की बहस होती है। टाइप्स क्या हैं रिसर्च की खुसूसियात क्या होती हैं, मतलब कोई चीज़ कोई मालूम कर रहा है तो रिसर्च की खुसूसियात क्या हैं। इसी तरीके से जो नया आया है पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये काफ़ी अहम है। इससे अभी तक डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इस, ठीक है, हालांकि इससे भी सवाल आए हैं, काफ़ी अहम है ये, ठीक है, पॉजिटिविज्म और इसी तरीके से पोस्ट पॉजिटिविज्म। मेथड्स ऑफ रिसर्च के तरीके क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्ट्रिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो हम खुद अपने हाथ से, ठीक है, खुद मुशाहिदा करके, ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से खुद हम चीज़ों को बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल की खुसूसियात हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ हमें देख कर बयान करना होता है, ठीक है।
सिर्फ हमें बयान करना होता है, वहाँ पर हम कोई चीज़ को किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। हिस्ट्रिकल में हमें पास्ट में थोड़ी बहुत हिस्ट्री तारीख़ी रिसर्च होती है, तारीख़ी तहकीक होती है उसमें पास्ट में, यहाँ भी हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जिसे हम फिगर्स में, नंबर्स में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एटीट्यूड है, किसी के एटीट्यूड को हम फिगर्स और नंबर में बयान नहीं कर सकते, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, यानी वो रिसर्च जहाँ पर हम नंबर्स वगैरह के ज़रिए बयान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अहम है, मेथड्स ऑफ रिसर्च काफ़ी अहम है, हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिसालें क्या होती हैं, फिर यहाँ तो बस छोटा सा लिखा है लेकिन बहुत सारी और भी होती हैं। फिर स्टेप्स और रिसर्च हैं, ये काफ़ी अहम है, हमेशा इससे सवाल आता है। इस बार हमारी मतलब जो हमारी स्टेप और रिसर्च है, इसमें इस बार सवाल आया था हमारे खुद उसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी अहम समझना है, बिल्कुल डीपली समझना, और केवीएस मैदान में तो इसको काफ़ी अहमियत के साथ इसको बयान किया है। थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, थेसिस राइटिंग क्या है, आर्टिकल राइटिंग क्या है, इसी तरीके से और भी जनरल राइटिंग और भी कई चीज़ें हैं उसमें है। फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। फॉर्मेट है स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, हवाला देने का, हवाला देते हैं ना मराज मरासिद मसादिर बयान करने के क्या क्या तरीके राइज हैं, सही तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करना है। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च में किस तरीके से हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता लगाना हो कि हमारा जो मकाला है इस पे लिखा गया नहीं लिखा, हमारे मकाले पर मवाद कहाँ कहाँ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से यहाँ तक कि सरकार ने लाइब्रेरीज़ बनाई हुई हैं जहाँ पर थेसिस जमा हुए हैं सुगंधा के नाम से, और पता नहीं संधि, इस तरह कुछ, मतलब हिंदी के रिसर्च के हिसाब से नाम है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात इन रिसर्च, तहकीक में अखलाकियात का यूज़, मतलब कि हम नकल नहीं कर सकते, इसको पिलग्रिम कहा जाता है। और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। हम किसी के मवाद वही है लेकिन अपने अल्फाज में कह रहे हैं तो ये भी गलत है, आपकी अपनी बात ही होना चाहिए। इसी तरीके से रिसर्च एथिक्स है कि हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये काफ़ी पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हुआ। कम्युनिकेशन क्यों रखा गया है इसमें, क्योंकि हम टीचिंग करेंगे ना, तो कम्युनिकेशन बोलना तो है ही, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात को रखना ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये समझ गए कम्युनिकेशन मीनिंग, कम्युनिकेशन के माने क्या होते हैं, किस किस तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, कम्युनिकेशन की खसूसियात क्या होती हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये होगा कि वो कौन सी कम्युनिकेशन है जो मुतासिर करे, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल वो होती है जब हम बोलते हैं या हम वर्ड लिखते हैं, नॉन वर्बल वो होता है जब हम एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको आंख मार दी, आपका हाथ से इशारा कर दिया, ठीक है। 2 उंगली उठाई, मैंने 4 उंगली उठाई, 5 उंगली उठाई, या मैंने अपनी गर्दन को झुका लिया, गर्दन को ऊपर कर लिया, ये नॉन वर्बल है। ये बिल्कुल समझ लीजिए, वर्बल क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ ये वर्बल है, ठीक है। लेकिन आप मेरे इशारे नहीं देख रहे हैं, जो मैं इशारे कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहीं ना कहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद नॉन वर्बल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ डीपली जाके वहाँ क्वेश्चन आज कर आते हैं। इंटरकल्चरल का मतलब ये है कि जब हम दूसरे कल्चर, जो हमारी कल्चर को नहीं जानता, तो हम चूँकि अगर नॉन वर्बल हम बात करेंगे तो नॉन वर्बल समझ नहीं पाएगा, उसके इशारों में कुछ और है, सेम चीज़ हमारे इशारों में कुछ और है, ठीक है। तो वहाँ क्या परेशानियाँ होती हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन, फिर बात आती है क्लासरूम में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है और क्या खुसूसियात हैं उसकी। इसी तरीके से बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रुकावट होती हैं। जैसे मतलब आप अगर अभी आईसीटी के ज़रिए मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और आईसीटी यूज्ड बेस्ड कम्युनिकेशन में अगर मेरा नेट कनेक्शन सही नहीं है तो बैरियर हो जाएगा ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहूँ तो मैं अपनी वीडियो को भी ला सकता हूँ, ठीक है। मतलब अभी मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मास मीडिया एंड जो मीडिया का यूज़ है उसमें हम काफ़ी चीज़ें याद करना होती हैं, जैसे टीवी कब शुरू हुई, रेडियो कब शुरू हुआ, कौन सी, वो सारी चीज़ें, और मास मीडिया की खुसूसियात क्या हैं, और सोसाइटी का मास मीडिया पर क्या फ़र्क है, क्या उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें याद करना होती हैं। कम्युनिकेशन के ताल्लुक से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने कहा ना कि नॉन वर्बल में भी जाने कितनी सारी किस्में आती हैं, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन हमारा बॉडी से है, कोई हाथ से है, कोई पाँव से है, कोई सिर्फ आँख से है, कोई दूसरी सिर्फ सूंघने से, उस तरह चीज़ें। तो कम्युनिकेशन बेस्ड तो इस बात पर है कि आप जो टर्म लिखी हुई है उस टर्म को समझ लें, उसका माना देख लें। कम्युनिकेशन में यही करना है। कम्युनिकेशन का जो सवाल हो उसके PYQs आपको मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, वहाँ पर देखें जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसको समझें, जाके गूगल करें इसका माना क्या होता है, हैप्थेटिक क्या होता है,
स्केमेटिक क्या होता है, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह हम क्लासेस लेकर आएंगे और सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। है कंप्रेंशन, यानी ये आरसी है रीडिंग कंप्रेंशन। इसके लिए तो बस यही है कि आपको इंग्लिश अच्छी करना पड़ेगी हम मदरसे के बच्चों के लिए, वरना अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी इसमें कुछ नहीं होता है, बस यही है। वही कहा ना कि कॉग्निटिव एबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं कि आपके सामने एक इबारत लिखी हुई है तो आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, जब खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को क्या समझाएंगे। ठीक है, ये रखा गया है। अगला 5वां यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसको मैं समझता हूँ जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नंबर सीरीज को, लेटर सीरीज को, कोड्स को, रिलेशंस को, अक्सर इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इसको देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है। नंबर सीरीज, नंबर दिए हुए हैं, कौन सा मिस हो गया। ठीक है, लेटर सीरीज कोई सा मिस हो गया, कौन सा जोड़ना है। कोड्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं। रिलेशनशिप होता है, ब्लड रिलेशनशिप, ये काफ़ी अहम होता है। इसी तरह रीजनिंग के टाइप कौन कौन से हैं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग और रिलेशनशिप, ये 4 हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और रिलेशनशिप। ठीक है, ये 4 हो गए। इसी तरीके से जो मैथ का पोर्शन है, मैथ को क्यों रखा गया? क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी हिसाब नहीं आएगा आपको। ठीक है, आपको एचओडी बना दिया गया, कुछ और बना दिया गया, आपको बच्चों का हिसाब रखना सारा। तो यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, कुल इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक अगर हैं ये। इन 10 टॉपिक को मैथ के आप, ठीक है, यूट्यूब पे देख लें। मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे ही अच्छा रहेगा, या कोई और ऐप पे कोई और टीचर पढ़ा रहा वहाँ पे देख लें। आप लिखेंगे फ्रैक्शन यूजीसी नेट मिल जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस यूजीसी नेट, रेशियो यूजीसी नेट, प्रोपोर्शन यूजीसी नेट, प्रॉफिट एंड लॉस यूजीसी नेट, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजीसी नेट, डिस्काउंटिंग यूजीसी नेट, एवरेज यूजीसी नेट, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हल कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, इसको इंशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा आपको। जैसे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, आर्गूमेंट के फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोफिशिएशन। ठीक है, ये काफ़ी अहम है। मूड एंड फिगर आजकल काफ़ी अहम बनता जा रहा, सवाल आया था। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज़, ये मतलब फैलिसीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे मतलब मनगढ़ंत या अलग अंदाज में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को कन्विंस करने के लिए अलग अलग बातें करते हैं। इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं सारे ये। आर्गूमेंट्स के भी इंडक्टिव, डिडक्टिव आर्गूमेंट होते हैं और भी कई तरीके के होते हैं। कैटेगोरिकल अपोजिशन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूड एंड फिगर भी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज़ भी। यूजेस ऑफ लैंग्वेज है, जैसे कोनोटेशन और इसी से डेनोटेशन। तो कोनोटेशन का मतलब क्या है, डेनोटेशन मतलब मफहूमी माना होता है, एक माना होता है लुग़वी माना, ये सारी चीज़ें ये आगे आ गया। ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन काफ़ी अहम है। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों को समझना है हमें, समझेंगे इंशाल्लाह। एनालॉगीज़ होते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा उसी तरीके से आगे जो पिछला आया है, क्योंकि हमें एक दूसरे की आकृतियों को समझ के या एक दूसरे के सेम पैटर्न को समझ के, एनालॉगी का मतलब क्या था कि सेम मुकाबला करना या इसी तरीके से मुआजना करना, तो दूसरे को समझ के हमें वो करना। वेन डायग्राम में सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ फॉर एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स। वेंडिंग डायग्राम जो है इसको बस थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये काफ़ी अहम है। मीन्स ऑफ नॉलेज, इंडियन लॉजिक में मतलब यह है कि इल्म कैसे कैसे हासिल किया जा सकता है, जब जो भी हमें इल्म हासिल होता है वो किन किन तरीके से हासिल होता है, कौन सा सही है। ठीक है, इंशाल्लाह इनको परमानास बोलते हैं। जैसे आगे प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है, अनुमाना है, उपमना है, कंपेरिजन, शब्द है, वर्बल टेस्टिमनी है, अर्थापत्ति है, इम्प्लीकेशन है, अनुपलब्धि है। जैसे परसेप्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें अपने हवा से, खमसा से और इसी तरीके से और भी कुछ हैं तो उनसे मालूम होती हैं। ठीक है, इन्फ्रेंस है, इसी तरीके से उपमना है, सिमिलरिटी देख के हम करते हैं। शब्द ये जो हमें किसी की बात पता लग गई, जैसे कुरान है, ठीक है, या और भी दूसरी होली बुक्स हैं, इंजील है, ठीक है, और गीता वगैरह हैं, तो उनसे जो मालूम होती है वो कहते हैं। अर्थापत्ति है, किसी चीज़ का माना निकालना। ठीक है, कि अगर कहें कि एक आदमी मोटा है लेकिन वो रात में नहीं खाता है तो इसका मतलब है कि दिन में खाता हो, क्योंकि मोटा है, तो अर्थ निकालना। इसी तरीके से अनुपलब्धि से किसी तरीके से मालूम किया जाता है, जैसे क्लास में कोई नहीं है, ठीक है, तो उस तरह से हमें पता लगाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ काइंड्स ऑफ अनुमाना, इन्फ्रेंस के जो स्ट्रक्चर है इसमें 5 किस्में हैं इसकी। ठीक है, 5 लेवल हैं, उनको समझेंगे। व्याप्ति है, इसको समझेंगे। इन्वायरेबल रिलेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, हमें इनको भी समझना है। ये थोड़े मुश्किल मेरे लिए पड़े थे। ठीक है, व्याप्ति तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हेप्ता वासास फैलिसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसको मैंने रट्टा मार लिया था थोड़ा बहुत समझ के। ठीक है,
तो इंशाल्लाह इन सारे को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आपने मैथ का जो ऊपर पोर्शन है वो उसको समझ लिया तो आपने सबको समझ लिया। आरसी और डीआई एक ही चीज़ है, मतलब एक ही मकसद हासिल करना चाहते हैं। आरसी का मतलब ये है कि कोई किताबी इबारत लिखी हुई है तो उसको आप कैसे अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन करेंगे, और डीआई का मतलब ये है कि आपको दूसरे अंदाज में लिखा हुआ है नंबरों की शक्ल में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो तुम आप उसको कैसे बयान करेंगे। ये डाटा इंटरप्रिटेशन या जो जो लिखा है ना कि वाइन ड्राइंग है, वार चार्ट वगैरह, ठीक है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये क्यों यूज़ होते हैं? ये होते हैं कि बड़े डाटा को एक छोटे डाटा पे ले आना। स्कोर कार्ड होता है जैसे मैचों में, कोई कहे कि पहली गेंद पे छक्का मारा, दूसरी गेंद पे ये मारा वो मारा, ठीक है, या उसने 2 केले खाए, फिर अगले दिन 5 केले खाए, फिर अगले दिन 7 केले खाए। अगर ऐसे ही लिखेंगे उसने केले खाए उसने केले खाए, तो ऐसा नहीं लिखते हैं, बल्कि ऊपर लिख देते हैं संडे मंडे, ठीक है, अजीम ने 2 केले एक दिन, 3 केले एक दिन, 4 केले एक दिन, ठीक है, असद ने 5 केले एक दिन, 6 केले एक दिन, 8 केले एक दिन, वसीम ने 9 केले एक दिन, 2 केले एक दिन, एक केले एक दिन, रुस्तम ने 15 केले एक दिन, 16 केले एक दिन, 40 केले एक दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, और इतनी सी बात जो है वो एक पाई चार्ट में या इस तरीके से बार चार्ट में एक टेबल में बयान कर देते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि आप इसको बयान करो, और थोड़ा सा मैथ यूज़ करवा देते हैं, और थोड़ा सा वो मैथ यूज़ करवा देते हैं कि आप इनका परसेंटेज बताएं कि अजीम ने जितने केले खाए वो असद से कितने ज़्यादा केले थे, कितना परसेंटेज था। फिर रुस्तम ने जितना केले खाए 5 दिन में उनका एवरेज कितना था, तो 20 एवरेज था, ठीक है। रेशियो क्या बन रहा है, ठीक है, जैसे मैंने 20 केले खाए, इसी तरीके से रुस्तम ने 40 केले खाए, ठीक है, तो उनका क्या एवरेज बन रहा है, इनका रेशियो कितना बनता है, 20 चौक 80, या उस तरह से जो भी बन रहा है, 1-4 का रेशियो बन रहा है, या हम कह लें 2-8 का रेशियो बन रहा है, या इसी तरीके से 4-16 का रेशियो बन रहा है। इस तरीके से समझना होता है। बस मैथ का जो पोर्शन है इसको हल कर लेंगे तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन खुद ही हल हो जाएगा। आईसीटी क्यों रखा गया है, जैसे अभी आया टीचिंग में भी आईसीटी का यूज़ है, यानी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शायद इस बार ही ये इस इंफॉर्मेशन मतलब ये सवाल भी आ जाता है कि आईसीटी का मतलब क्या है। आईसीटी जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ये हमेशा आता है, आपको ये तो याद करना ही है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट को समझना, इंटरनेट को समझना, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्सटरनेट क्या होता है। ईमेल काफ़ी अहम है, ईमेल को समझना, ईमेल के जो फीचर्स हैं, सी है, बीसीसी है, बीसी है, और भी कई चीज़ें हैं, उनको समझना है, ठीक है। ईमेल में कौन डाकिया होता है, ठीक है, क्योंकि ईमेल क्या है, ये डाक जो हमारा भेजते हैं उसकी एक इंटरनेट या दूसरी सॉफ्ट कॉपी शक्ल है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरीके से होती है, डिजिटल इनिशिएटिव्स में हायर एजुकेशन, ये काफ़ी अहम है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आईसीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं बहुत सारे हैं, उनको देखना है। इसी तरीके से आईसीटी और गवर्नेंस का क्या, यानी गवर्नेंस जो गवर्नमेंट चल रही है उनका आईसीटी में कितना यूज़ हो रहा है, आईसीटी के ज़रिए कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगला टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। मैंने बताया कि पीपल, क्योंकि आजकल माहौलियात हमारा मतलब बहुत बिगड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और कितने सारी चीज़ें हैं, तो हर इंसान को आजकल इन्वायरमेंट हर चीज़ में डाल रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, ठीक है, ये काफ़ी अहम है, 2000 इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये काफ़ी अहम है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट जो 8 हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 30 हैं, काफ़ी अहम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इंसान का और माहौलियात का जो आपस में एक दूसरे का ताल्लुक़ है, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी इंसानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका इन्वायरमेंट माहौल पर क्या क्या असर पड़ता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम प्लास्टिक जला रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नालियों को हम किस किस तरीके से गंदा कर रहे हैं, वाटर को किस तरीके से गंदा कर रहे हैं, हम हवा को किस तरीके से गंदा कर रहे हैं, और पेड़ों को काट के, और सारी चीज़ें, मतलब ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। इसी तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन से हैं, लोकल लेवल पे कौन से, लोकल लेवल जैसे हमारा देश का है तो लोकल समझो से, रीजनल लेवल मतलब ये कि जैसे एशिया का है या मगरबी एशिया का है, या इस तरह इसको एशिया, और ग्लोबल मतलब पूरा, जैसे 2-3 हैं, ग्लोबल वार्मिंग है और भी कई चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन कैसे है होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन की शक्ल क्या है, सही हवा का कौन सी, यानी जो शफाफ एयर होगी वो किस नहीं होगी। इसी तरीके से हम कहाँ कहाँ हमें एयर पोल्यूशन की नज़रें शक्लें मिलती हैं, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। वेस्ट का मतलब है कि जो हमारा कबाड़ है, कचरा है, ठीक है, वो सॉलिड की शक्ल में है, लिक्विड की शक्ल में, बायो मेडिकल यानी मेडिकल का जो सामान रहता है, इंजेक्शन वगैरह हज़ार्डियस हैं, ठीक है, मतलब
जो कुछ बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह, ज़मीन को नुकसानदेह, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिकल जो हमारा मोबाइल वगैरह कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उनको कैसे, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत काफ़ी अहम है हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि हर कहीं उनका किस तरीके से इनको अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसका समाजी और इक्तिसादी किस तरीके से हमारा फ़र्क पड़ता है। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं और उनका हम पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कौन सी बीमारी होती है, कैसी बीमारी होती है, ये बीमारी हुई है तो किस वजह से हुई है, हमारे दांत पीले हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं, हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें समझना होती हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कौन कौन सी जो एनर्जी है वो हमें कुदरत से मिल रही है, फितरत से मिल रही है, और कुछ ऐसी हैं जो हम खुद बना रहे हैं, जैसे सोलर है, शमसी है, वाइंड है, हवा की है, सोइल है, मिट्टी की, हाइड्रो, ठीक है, जो बिजली वगैरह या पानी से या ज़मीन से, जियोथर्मल ज़मीन से जो, ठीक है, बायोमास गोबर से वगैरह, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, जो आपदाएँ आ रही हैं, कानूनी या फितरती आपदाएँ, ठीक है, सुनामी है, ज़लज़ले हैं और साइक्लोन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, इनके नाम क्या हैं और इनके किस किस तरीके से इनको रोका जा सकता है, किस तरीके से इनको कम करा जा सकता है, किस तरीके से। फिर उसके बाद ये काफ़ी अहम होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, मतलब ये है कि अभी तक एनवायरमेंट को समझ करने के लिए क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है, 1972 से अभी तक क्या हो रहा है, अभी क्या क्या हो रहे हैं इसमें, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया का, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट्स, जो आलमी किस किस तरीके के इत्तेफाक हो रहे हैं माहौल को बचाने के लिए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, जो कई 1992 से होती चली आ रही हैं, 2002 2012, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CB, ठीक है, CBD है, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997, पेरिस एग्रीमेंट है 2015, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भी यहीं का इंडिया में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस लगा है। इन सारी चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है, ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। एजुकेशन क्यों, हमारे हायर एजुकेशन के सिस्टम को समझना है, ठीक है, कि इंडिया में हायर एजुकेशन का सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे पहले चला था, ठीक है, पहले क्या निज़ाम था, अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों के बाद, तो उसको समझना है। क्यों? क्योंकि हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं ना, वहाँ के टीचर बनने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंड इंडिया, इस तरह से ही डाल लेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बुद्ध धर्म है, जैन धर्म में किस तरह चला, इस्लाम धर्म में कुछ बात आएगी, मतलब जब मुसलमानों की यहाँ हुकूमत थी, मुसलमान थे मुगलिया हुकूमत में। एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, यानी ओरिएंटल जो ट्रेडिशनल हैं BAME वगैरह, कन्वेंशनल जहाँ हम प्रोफेशनल वगैरह होते हैं, और इसी तरह नॉन कन्वेंशनल हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, किस किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जैसे आजकल IT वगैरह स्किल बेस्ड आ गई, जो एक साल का कोर्स, डिप्लोमा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो स्किल से बेस्ड हैं, वहाँ सिखाकर रोज़गार देना चाहते हैं। इसी तरीके से वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन मतलब अखलाकी तालीम पर कितना ज़ोर दिया गया, कब ज़ोर दिया गया, इसी तरीके से माहौल की तालीम पे कितना ज़ोर दिया गया, कैसे ज़ोर दिया गया, इस तरीके से क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में देखे जाते हैं। इसी तरीके से अभी जो नई पॉलिसी आई है 2020 की, उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आगे क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको पूरा देखना है। या पहले भी और भी आई हैं, 68 में आई है, 86 में आई है, ठीक है, वो उनका क्या हिसाब था, वो सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस समझा, हम इंशाल्लाह इन पूरे सिलेबस पर वीडियो लाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत आसान भाषा में इंशाल्लाह अपनी ज़ुबान में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल समझना ही है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हम किसी भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पेपर 1 को या अरबिक को समझना चाहते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया।